सैमसंग का लेटेस्ट गैलेक्सी फ्लिप 7 है मेरे पास और पिछले कुछ समय से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और यूज़ करने के बाद मैंने सोचा कि आपको इसका फुल रिव्यू दे दूँ। सबसे पहले डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी, एज ऑलवेज डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं है और थिन फ़ोन सैमसंग काफ़ी बना रहा है अभी। S25 एज एंड देन गैलेक्सी फोल्ड 7 जितना थिन नहीं है ये फ़ोन, बट पहले से प्रीडेसेसर से पतला है, फोल्ड करके भी अनफोल्ड करके भी, बट उससे ज़्यादा स्लिम नहीं है। और फोल्ड अनफोल्ड करना इज़ वेरी टैक्टाइल, वेरी इजी। एक हाथ से अगेन अनफोल्ड थोड़ा मुश्किल होगा करने में, बट कर सकते हैं, डुएबल है। जैसे फोल्ड 7 में एक हाथ से डुएबल नहीं है ज़्यादातर लोगों के लिए, बट ये एक हाथ से डुएबल है क्योंकि फ़ोन बहुत छोटा है। नीचे आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है और यहाँ पर सैमसंग की ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पर सैमसंग की ब्रांडिंग पीछे की तरफ नहीं मिलती। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको साइड माउंटेड मिलता है जो कि फोल्ड 7 में भी है। बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, जहाँ पर गेम बदल दिया है सैमसंग ने। यानी पहले जब सैमसंग के फ्लिप फ़ोन लॉन्च होते थे, अगर आप याद कीजिए जो फर्स्ट जनरेशन इनका फ़ोन था, तो जो कवर डिस्प्ले थी इस पर सिर्फ छोटी सी एक स्क्रीन मिलती थी जिससे आप नोटिफिकेशंस वगैरह देख सकते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर डिस्प्ले को बड़ा किया गया, कवर डिस्प्ले को। फाइनली सैमसंग ने एक बहुत अच्छा काम किया कि जो कवर डिस्प्ले है इसको पूरी की पूरी एरिया को यूटिलाइज कर लिया एज ए स्क्रीन। और ओवरऑल जब ओपन करने के बाद की बात कर ले तो ओपन करने के बाद ऑलमोस्ट सिमिलर स्क्रीन है पिछले बार के मुकाबले। इस बार थोड़ा सा बेजल्स कम किया है कंपनी ने, बट अगेन ओपन करने के बाद उतना ज़्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पता नहीं चलेगा कि आप इस जनरेशन का फ्लिप यूज़ करें या पिछले जनरेशन का। ध्यान से देखेंगे देन यू विल नोटिस कि थोड़े से बेजल्स कम हो गए, स्क्रीन एरिया थोड़ा सा अब ज़्यादा मिलता है। और क्वालिटी, जो मेन स्क्रीन है और जो कवर स्क्रीन है, आपको ओलेड पैनल मिलता है एंड देन पीक ब्राइटनेस भी इतनी है कि आप अगर आउटडोर में फ़ोन यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और डिस्प्ले में कोई शिकायत नहीं है, ना फ्लिप के ना फोल्ड के। सैमसंग के मिड रेंज से लेकर के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में डिस्प्ले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेटर होती गई है और काफ़ी अच्छी है। हिंज की बात कर लेते हैं तो इस बार हिंज पे भी काम किया गया है, फ़ोन को थोड़ा पतला बनाने के लिए, फ़ोन को ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाने के लिए। तो अब डस्ट जाने की गुंजाइश थोड़ी सी कम लगती है। स्टिल मुझे लगता है कि डस्ट जा सकता है। यहाँ से साइड में बहुत छोटा सा गैप देखने को मिलता है यहाँ पे। फोल्ड एंड फ्लिप की ये प्रॉब्लम हमेशा से रहती है कि बहुत टाइम के बाद ना आपको क्रीज में प्रॉब्लम आने लगती हैं और यहाँ पर किसी का यहाँ पे टूट सा जाता है या फिर एक मार्क बन जाता है जिससे पता चलता है कि ये फोल्डेबल फ़ोन है और ये अच्छा नहीं लगता। बट क्रीज को थोड़ा सा कम किया गया है। अब 2-3 सालों में क्या इसकी हालत होगी वो तो देखने वाली बात है, बट ओपन भी ये पूरी तरीके से सीधा होता है। अगर आप ऐसे देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट है ये। थोड़ा सा मुझे, चूंकि फोल्ड एंड फोल्ड कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हल्का सा यहाँ पे मुड़ा हुआ है, बट मोर और लेस ये पूरा का पूरा ओपन होता है, फ्लैट। रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि कोई फ़ोन अगर है तो उस फ़ोन से इसको, अगर एक नॉर्मल साइज़ का फ़ोन है उसके साथ अगर इसे कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा टॉल है। टॉल वाला जो फैक्टर है प्रॉब्लम तब क्रिएट करता है जब आप एक हाथ से फ़ोन यूज़ करना चाहेंगे। लाइक अगर आप, मेरी फिंगर्स लंबी हैं, स्टिल मैं इसे एक हाथ से यूज़ करना चाहूँ तो मैं यूज़ नहीं कर सकता सब कुछ। लाइक आप हाथ को यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, बमुश्किल कर सकता हूँ, बट नॉर्मली एक एवरेज इंसान के लिए एक हाथ से यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होगा। सारे टास्क दोनों हाथ से यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात अच्छा होगा। कवर डिस्प्ले पे अब जैसा कि मैंने बताया आपको नॉट ओनली ग्लैंस बट बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। लाइक बहुत सारे विजेट्स ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, बट कोई भी फीचर एनेबल डिसेबल करने के लिए या फिर सेटिंग्स एक्सेस करने के लिए आपको मेन स्क्रीन ओपन करना पड़ता है। इवन दो सैमसंग के स्टोर से जाकर के आप लॉन्चर इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें आपको जो कवर स्क्रीन है उस पर ही सारे ऐप्स और फीचर्स मिल जाएंगे जो नॉर्मल स्क्रीन में मिलते हैं। व्हाट्सएप एंड ऑल, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, एक सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं कवर डिस्प्ले पे। बट कंपनी को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था और इस चीज़ में नेटिव वो सारे फीचर्स दे देने चाहिए थे। किसी लॉन्चर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी और यहाँ पर सारे फीचर्स का एक्सेस मिलना ही चाहिए था। बिकॉज अब जो ये वाली स्क्रीन है ना, ये आप ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे बिकॉज अब स्क्रीन एरिया बढ़ चुका है। इस वजह से आप यहाँ पे मैसेज भी टाइप कर पाएंगे, फोटोज वगैरह भी एडिट कर पाएंगे। उतनी बड़ी तो स्क्रीन नहीं है, बट अगेन अगर आप एवोल्यूशन देखें स्मार्टफोन्स का तो पहले जब फोन, नॉर्मल फोन, स्मार्टफोन्स होते थे उनकी स्क्रीन जो है वो इससे भी छोटी होती थी और तब हमें बहुत बड़ी लगती थी। तो वो तो एक चेंज हो गया परसेप्शन, बट स्टिल इतना इनफ स्पेस आपको मिलता है जिसमें आप एडिटिंग या फिर कुछ
लिख सकें, टाइप कर सकें, गाने वाने रिकॉर्ड कर सकें या फिर वीडियो बना सकें। फ्लेक्स मोड भी बहुत अच्छा है इस फ़ोन का, लाइक आप इस फ़ोन को इस तरीके से रख करके यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत सारे फीचर्स इनेबल हो जाते हैं, लाइक YT म्यूज़िक या फिर YouTube यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर कंट्रोल बन जाता है और यहाँ से आप बिल्कुल एक कंप्यूटर वाली फीलिंग है ना वो आती है। यहाँ पे कर्सर आप मूव करा सकते हैं बिल्कुल टच पैड पे ऐसे करके और यहाँ पे वीडियो चलती रहेगी। एक और विंडो भी ओपन कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगा, क्योंकि एक फ़ोन ऑलरेडी छोटा है और उसे मोड़ करके छोटी सी डिस्प्ले पे आप वीडियो देखते हो एंड देन आप कर्सर रोटेट करते हैं इधर उधर, कोई मतलब खास नहीं रह जाता। बट डिस्क मोड का मतलब होता है। डिस्क मोड यानी सैमसंग के डिवाइस में दिया गया फीचर है, आप उसे कंप्यूटर या किसी भी मॉनिटर के साथ अगर आप कनेक्ट कर लेते हैं तो एक फुल फ्लेजेड कंप्यूटर की तरह काम करने लगता है। आपको कीबोर्ड एंड माउस का एक्सेस ले लेंगे, आप लगा देंगे तो बिल्कुल एक फुल फ्लेजेड कंप्यूटर जैसा काम करता है। इसे एज अ CPU आप यूज कर सकते हैं। अब कैमरे की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 3 कैमरे दिए गए हैं। पीछे की तरफ देख रहे हैं 2 कैमरे हैं, देन फ्रंट में एक कैमरा है सेल्फी के लिए। बट द थिंग इज कि आप रियर कैमरे से भी सेल्फी क्लिक कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है, जो हमेशा से फ्लिप और फोल्ड फोन में एक ऑप्शन मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और जो फ्रंट कैमरा है वो 10 मेगापिक्सल का और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। तो कैमरा इस हिसाब से लाइक 1,10,000 तक का ये फ़ोन है, तो उस हिसाब से अगर आप कैमरा देखेंगे तो 1 लाख रुपए में आपको इससे बेटर कैमरा वाले स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल हैं, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन इसका कैमरा भी खराब नहीं है, अच्छा है, कैमरा अच्छा परफॉर्म करता है। 50 मेगापिक्सल का स्पेशली जो कैमरा दिया गया उसमें 2x जूम सपोर्ट मिल जाता है और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस भी अच्छा है, उससे भी आप काफ़ी सारे डिटेल्स कैप्चर कर सकते हैं। और आउटडोर हो या फिर इनडोर हो, लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम हो, उसमें भी ये फ़ोन अच्छा परफॉर्म करता है। और बहुत सारे AI फीचर्स लगे हैं, कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी का ज़माना है, तो कैमरा सेंसर्स कम हो या फिर मेगापिक्सल कुछ कम हो तो भी बात बन जाती है। बट स्टिल जैसा मैंने शुरू में बोला कि आप 1 लाख या 1,10,000 रुपये वाले फ़ोन होते हैं, उसमें अगर कैमरा सिर्फ कंपेयर करें तो कैमरा दूसरे कैमरा से आगे निकल जाते हैं। बट कैमरा इज़ डिसेंट कंसिडरिंग द फैक्ट कि फ़ोन फ्लिप है, क्लैम शेल स्टाइल फोन है। अब एक और चीज जो इसमें अलग है पिछली बार के मुकाबले, वो ये है कि इसका प्रोसेसर, इस बार कंपनी ने Exynos 2500 प्रोसेसर दिया गया है। यानी पिछली बार जो चिपसेट दिया था उन्होंने Qualcomm का दिया था। कई बार ऐसा होता रहता है कि किसी मार्केट में Qualcomm मिलता है, Exynos मिलता है, बट अब नहीं है। पिछले कुछ सालों से कंपनी ने लाइक लास्ट ईयर सारे फोन्स में अपने Qualcomm के चिपसेट लगाने शुरू किए थे। बट इस बार इसमें Exynos 2500 प्रोसेसर दिया गया है, जो हेड टू हेड कंपीट करता है Qualcomm के लेटेस्ट जनरेशन चिपसेट के साथ, स्पेशली फ्लैगशिप वंस के साथ। परफॉर्मेंस वाइज हमेशा से थोड़ा सा माना जाता है कि आउट परफॉर्म कर देते हैं Qualcomm के चिपसेट, बट ओवरऑल जब से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखी कि स्लो हो रहा है फ़ोन या फिर हैंग कर रहा है, फ़ोन लैग कर रहा है, मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम है, ऐसा मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेंचमार्क रिजल्ट्स भले ही कुछ कहें बट मुझे कुछ खास फर्क दिखा नहीं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिगरस आप यूज़ कर रहे हैं या फिर बहुत ऐप्स यूज़ कर रहे हैं एक साथ या फिर गेमिंग भी कर रहे हैं लगातार, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। बट मैंने भी एक्सट्रीम चीज़ें इस पर करके टेस्ट करी हैं। बट थोड़ा सा फ़ोन गर्म ज़रूर होता है, बट उसे ओवर हीट नहीं कहेंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद थोड़ा सा बेटर हुआ है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब शुरुआत में फ़ोन ज़्यादा गर्म होते हैं, स्पेशली एप्पल के जब आईफोन्स लॉन्च होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट होते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बीच बीच में भी कंपनी पैचेज और अपडेट देती है, उससे फ़ोन की जो परफॉर्मेंस होती है वो सुधर जाती है। इस फोन में आपको 4300 mAh की बैटरी मिलती है और फोल्ड में 4400 mAh की बैटरी मिलती है, यानी सिर्फ 100 mAh ही ज़्यादा है फोल्ड में। बट फ्लिप की बैटरी परफॉर्मेंस अगर मैं हेड टू हेड कंपेयर करूं फोल्ड से, तो मुझे इसकी बैटरी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मिलती है, क्योंकि एक दिन का ही सीन है उसमें। फोल्ड में अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो 1 से 1.5 दिन मुश्किल से चलेगा। बट इसे अगर आप लिमिटेड यूज़ करें, लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें आप कवर स्क्रीन पे ही यूज़ कर लें, तो 2 दिन भी आपको ये फ़ोन चल सकता है। तो दैट्स अ गुड थिंग, इवन दो इसमें 5000 mAh की बैटरी नहीं है, होती तो और ज़्यादा बेटर होता। फ़ोन वाटर प्रूफ है बट डस्ट प्रूफ नहीं है, जो कि डस्ट प्रूफ भी होता तो ज़्यादा बेटर होता। ओवरऑल इस बार कंपनी ने प्राइस भी बढ़ा दिया, लाइक इस बार अभी आप इसे ख़रीदने जाएंगे फ्लिप को तो ऑलमोस्ट 1,10,000 रुपये मिलेगा। पिछली बार थोड़ा कम में लॉन्च हुआ था ये, तो अब कंपनी फोल्ड और फ्लिप दोनों के ही प्राइस बढ़ा चुकी है। सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं तो इसमें
One UI दिया गया है जो कि सैमसंग का अपना कस्टम OS है और ये Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स आता है, यानी आप जैसे यूज करना शुरू करेंगे लाइक कंपनी शिप कर रही है इसे Android 16 के साथ। एंड द गुड थिंग, द बेस्ट थिंग इज कि आपको इसके साथ 7 साल का सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलेगा। इट मीन्स फ्यूचर प्रूफ फोन है, बट फ्यूचर प्रूफ तो है, बट 2-3 सालों में कई सारे फोल्डेबल और फ्लिप फोन में क्रीज ज्यादा विजिबल होने लगती है, तो उस हिसाब से फ्यूचर प्रूफ है या नहीं ये आप डिसाइड करेंगे, बट सॉफ्टवेयर वाइज तो इसे फ्यूचर प्रूफ कहा जा सकता है। तो एआई की बात कर लें तो एआई में वही सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जो फोल्ड में मिलते हैं, लाइक कॉल असिस्ट, राइटिंग असिस्ट, इंटरप्रेटर, नोट असिस्ट, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, ब्राउजिंग असिस्ट, भर के एआई फीचर्स हैं, बट इसमें से 4-5 एआई फीचर्स हैं वो काफ़ी यूजफुल हैं और आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल नाउ ब्रीफ एक ऐसा फीचर है जो आपके यूज केस के बेसिस पे पर्सनलाइज ब्रीफ देता है, लाइक वेदर फॉरकास्ट हो गया, या फिर आप क्या पढ़ते हैं, किस तरह के आर्टिकल पढ़ते हैं, आपने अगर वॉच के साथ कनेक्ट कर रखा है तो आपकी लास्ट डे का जो स्लीप पैटर्न क्या था, कितना आपने वर्कआउट किया, सारी चीज़ें नाउ ब्रीफ में आपको इजीली एक्सेसिबल हो जाती हैं और विद अ गुड ग्राफिक, जो कि एक अच्छा लगता है देखने में। एंड देन ड्राइंग असिस्ट है, आपको ड्राइंग नहीं आती, थोड़ा बहुत स्केच करना आता है, देन कर सकते हैं और इसे बूस्ट करके एआई से जनरेट करके आप एक खराब सी भी ड्राइंग करेंगे तो एआई इतना इनहैंस कर देगा कि आपको देख करके लगेगा वाओ आप भी आर्टिस्ट हैं। एंड देन फोटो असिस्ट एक ऐसा फीचर है जो काफी यूजफुल है, आप फोटो एडिट कर सकते हैं, फोटो में कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है, कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, कोई कार्टून्स वगैरह तैयार करना है, तो वो सारी चीजें आप यहीं से फोटो असिस्ट से कर सकते हैं। पेंटिंग्स एंड ऑल में दिलचस्पी है तो और भी बेहतर है। ब्राउजिंग असिस्ट में आप जा करके कोई भी समरी निकालना हो, कुछ फेच करना है, उसको कहीं और प्लेस करना है, कोई टेक्स्ट निकालना है, कोई वीडियो कहीं से निकालना है, तो इसमें वो भी फीचर है, लाइक वीडियो को कट करके आप निकाल सकते हैं। इंटरप्रेटर मैंने उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। राइटिंग असिस्ट नॉर्मल आप कोई ग्रामर ठीक कराने के लिए, कोई रीफ्रेस कराने के लिए, कोई मेल ड्राफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉल असिस्ट भी मैंने ऑनेस्टली ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट कॉल असिस्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है इनका। हेल्थ असिस्ट, अगर आप फिटनेस इंथुजियास्ट हैं और इसमें अगर आप ऐड करते हैं कोई एक्सटर्नल डिवाइस हेल्थ के लिए, क्योंकि कई सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस का सपोर्ट मिलता है, लाइक वॉच अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपको हेल्थ का जो असिस्ट फीचर है वो ज़्यादा बेटर लगेगा। ओवरऑल ये फ़ोन मुझे काफ़ी पसंद आया और 3-4 साल के बाद देख रहा हूँ कि फ्लिप में कुछ ऐसा अपग्रेड आया है जो शायद पिछले जनरेशन वाले फ्लिप यूज़र्स को फोर्स करेगा इसे खरीदने में। फॉर एग्जाम्पल पिछला फ्लिप 6 देख लें तो उसकी डिस्प्ले पूरी नहीं है, फ्रंट में आधी है डिस्प्ले। अब कोई भी अगर देखेगा तो पहले उसे लगेगा कि अब तो बहुत अच्छा हो गया यूजेबल, तो ये लिया जा सकता है कवर डिस्प्ले यूज़ करने के लिए। ये बहुत वेलकम चेंज है जो कि पहले ही कर लेना चाहिए था, बट सैमसंग नोज कि वो धीरे धीरे भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि फ्लिप एंड फोल्ड में एटलीस्ट इन इंडिया सैमसंग का कोई वैसा कॉम्पिटिटर है नहीं जो इन्हें उस तरीके से चैलेंज कर पाए। तो सैमसंग नोज कि अगर वो धीरे धीरे भी इंक्रीमेंटल अपडेट लाएंगे और फिर 2-3 सालों में कुछ बड़ा अपग्रेड लाएंगे तो भी जनता खरीदेगी, भले ही कितना प्राइस पॉइंट पे हो। खैर आप हमें बताएं कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, और अगर आपके पास भी 1,10,000 रुपए का बजट होगा, लिट से लाख रुपए से ऊपर का फ़ोन खरीदना होगा, तो आप कौन सा फ़ोन खरीदेंगे और ये फ़ोन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।